नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेंट जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में और कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, किस सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेंट हमारा एक प्रकार का गैस ही होता है जो कि हमारे घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। अब इस रेफ्रिजरेंट का यूज क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट कूलिंग एरिया से हीट को एब्जॉर्व करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब एक कूलिंग एरिया क्या है? ये जो एरिया दिख रहा है जहाँ पे हमारा एक फूड वगैरह या ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रखा होता है, उसे हम कूलिंग एरिया बोलते हैं। कूलिंग एरिया वो एरिया होता है जिसे हमें कूल करना होता है, वो हमारा कूलिंग एरिया हो गया। अब सपोज कि हमारे पास एक रूम है, अब इस रूम को हमें कूल करना है, तो ये रूम हमारा जो हो जाएगा, यही रूम हमारा एक कूलिंग एरिया हो जाएगा। अब इसे कूल करने के लिए यहाँ पे हमने एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लगा रखा है। अब इसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमारा रेफ्रिजरेंट गैस फ्लो होगा। अब ये रेफ्रिजरेंट इस कमरे में जो भी हीट होगा उस हीट को एब्जॉर्व करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। कमरे का जो भी हीट होगा, हीट को रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्व करेगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। अब हमारे हीट का फिनोमेना होता है, हीट हमारा हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। यानी हीट जो है हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ये सपोज कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम का टेम्परेचर हाई है और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर लो है। तो अब यहाँ से जब हीट को हम एब्जॉर्व कर लेंगे तो इस सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और यहाँ पे हीट हम सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी जिस सिस्टम से हम हीट को एब्जॉर्व करेंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जिस सिस्टम में हम हीट को सप्लाई करेंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो हीट हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट कैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेंट कैसे वर्क करता है इसे समझने के लिए हमने एक रेफ्रिजरेटर सिस्टम का डायग्राम लिया हुआ है, जहाँ पे हमारा एक कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर कॉइल, कैपिलरी ट्यूब एंड इवेपोरेटर कॉइल लगा हुआ है। ये जो भी कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो सारे सिस्टम में लगे होते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो या फिर कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो। तो ये सारे कंपोनेंट सभी सिस्टम में लगे होते हैं, बट इनके डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जहाँ पे हमें ज़्यादा कूलिंग लोड का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल को बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर रेशियो का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम कंप्रेसर का कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और कैपिलरी ट्यूब के भी नंबर ऑफ कॉइल को हम बढ़ा देते हैं। अब इस पाइपलाइन में, या इसे हम ट्यूब कह सकते हैं, इस ट्यूब में हमारा रेफ्रिजरेंट गैस फिलअप होता है और ये रेफ्रिजरेंट गैस इस पाइपलाइन के थ्रू कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। इस पॉइंट में हमारा जो रेफ्रिजरेंट गैस होगा वो सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में होगा। अब ये रेफ्रिजरेंट पास होगा हमारे कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर क्या करेगा, उसे कंप्रेस करेगा, जिससे हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर रेड कलर इंडिकेट कर रहा है हाई टेम्परेचर को और ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है लो टेम्परेचर को। अब यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा वो सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में मिलेगा विद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब ये सुपर हीटेड वेपर फॉर्म रेफ्रिजरेंट हमारा पास होगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा, पहले सुपर हीटेड वेपर को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करेगा और इस दौरान हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर में सिर्फ चेंजेस होगा, बट प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर उसके बाद कंडेंसर सैचुरेटेड वेपर को सैचुरेटेड लिक्विड में चेंज कर देगा, यानी फेज ट्रांसमिशन होगा वेपर टू लिक्विड, और इस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा। यानी कंडेंसर के आउटलेट पे जो हमें रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इस कंडेंसर में कोई भी प्रेशर का चेंजेस नहीं होगा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर का चेंजेस होगा जब हमारा रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड वेपर से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में जब चेंज होगा उस दौरान सिर्फ फेज ट्रांसमिशन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फेज ट्रांसमिशन मतलब वेपर से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है उसे हम फेज ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट मिलेगा हमें कंडेंसर के आउटलेट पे, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में होगा। अब ये रेफ्रिजरेंट हमारा पास होगा कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज कर देता है। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और हम बात करें कैपिलरी के आउटलेट पे, तो हमारे कैपिलरी के आउटलेट पे जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, 0 से भी कम होता है, यानी माइनस में होता है। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब हमारा इवेपोरेटर कॉइल से पास होता है तो इवेपोरेटर कॉइल से ही हमारा कूलिंग एरिया अटैच होता है। अब इसी कूलिंग एरिया में हमारे फूड वगैरह या ड्रिंकिंग वाटर वगैरह रखे होते हैं। इनिशियली जो हमारा फूड होता है या ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसे हमें कूल करना होता है। अब यहाँ से हम जब इस लो टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को पास कराएंगे तो कूलिंग एरिया का जो भी हीट होगा उस हीट को ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि हमारा हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो हमारा फूड है उसका टेम्परेचर हाई है एज कम्पेयर टू इस रेफ्रिजरेंट के, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो भी फूड वगैरह ड्रिंकिंग वाटर रखे हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है उसका टेम्परेचर माइनस में है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, और यहाँ जो भी फूड रखे होंगे उनका टेम्परेचर
हाई होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है। तो हमारा हीट फ्लो होगा फूड से रेफ्रिजरेंट की तरफ और रेफ्रिजरेंट हमारा इस हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। अब फिर जैसे ही हीट को एब्जॉर्व करेगा हमारा रेफ्रिजरेंट, इसका भी फेज चेंज होगा। यानी यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है इवेपोरेटर के इनलेट पॉइंट पे ये सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में है। अब जब इवेपोरेटर के बाहर जो हमें रेफ्रिजरेंट मिलेगा ये सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे रेफ्रिजरेंट हमारा हीट को एब्जॉर्व किया। हीट को एब्जॉर्व करने से इसका फेज में चेंजेस हुआ। अब फिर से हमारा रेफ्रिजरेंट पास होगा कंप्रेसर में और यही साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होता है। पहले कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद फिर कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, फिर इवेपोरेटर में जाएगा और इवेपोरेटर में जाने से ही हमारे हीट को पूरा ये एब्जॉर्व कर लेगा। जो भी हीट होगा हमारे फूड वगैरह में कूलिंग एरिया में, उस हीट को एब्जॉर्व करेगा ये हमारा रेफ्रिजरेंट। तो हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट को एब्जॉर्व किया, यानी इवेपोरेटर के थ्रू हीट को एब्जॉर्व किया। अब इसी हीट को ले जाकर ये कंडेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। तो हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है ऐसे ही काम करता है। ये पहले कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंडेंसर में, फिर कैपिलरी ट्यूब में, फिर यहाँ से इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्व करेगा। हमारा जो भी सिस्टम होगा कूलिंग सिस्टम, वहाँ से हीट को एब्जॉर्व करेगा। अब यही हीट को एब्जॉर्व करके ले जाएगा कंडेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, यानी रिलीज कर देगा। तो आई होप रेफ्रिजरेंट का वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं ये रेफ्रिजरेंट कितने टाइप होते हैं, यानी टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में। जनरली रेफ्रिजरेंट 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट हो गया और दूसरा सिंथेटिक बेस्ड रेफ्रिजरेंट होता है। अब नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत हमारा आता है अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोकार्बन हो गया। इस अमोनिया का यूज जनरली आइस प्लांट में यूज होता है, आइस वगैरह बनाने में। और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड रेफ्रिजरेंट का यूज होता है ट्रांसपोर्ट में। सपोज हमें आइस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है और उस दौरान हमारा आइस मेल्ट ना हो, तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका हम लो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सिंथेटिक बेस्ड रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट आता है और दूसरा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट आता है और लास्ट हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट आता है। ये सारे रेफ्रिजरेंट हमारे सिंथेटिक बेस्ड रेफ्रिजरेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, तो इसके अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आता है वो R11, R12 और R22 आता है। अब R11 क्या है, यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है रेफ्रिजरेंट को और 11 जो रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल कंपोजिशन को, यानी इस रेफ्रिजरेंट में कौन सी केमिकल कंपोजिशन है, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना क्लोरीन है, कितना फ्लोरीन है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ये नंबर। अब इसमें कौन कौन सी केमिकल कंपोजिशन है इसे हम वीडियो के आगे देखेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि R11 हमारा एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है जो कि हमारा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत आता है। अभी कहाँ पे यूज होता है, किस सिस्टम में यूज होता है, इसे हम वीडियो के आगे देखेंगे। अब अगर हम बात करें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट का, तो इसके अंतर्गत R32, R134A और R410A बेस्ड रेफ्रिजरेंट आते हैं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट का, तो इसके अंतर्गत R1234YF एंड R1234ZD रेफ्रिजरेंट आता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं R के बाद 1 2 3 4 है और यहाँ भी R के बाद 1 2 3 4 है, यानी ये नंबर सेम है और नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है केमिकल कंपोजिशन का। तो अगर हम इन दोनों रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इन दोनों रेफ्रिजरेंट में केमिकल कंपोजिशन सेम होगा क्योंकि नंबर सेम है। बट यहाँ पे YF है और यहाँ पे ZD है। ये जो अल्फाबेटिक टर्म है YF ये रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे YF है, यहाँ पे ZD है, यानी इन दोनों रेफ्रिजरेंट में जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा बट केमिकल कंपोजिशन सेम होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट एंड सिंथेटिक बेस्ड रेफ्रिजरेंट। इसके अलावा और 2 टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेंसिबल हीट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में टेम्परेचर का चेंजेस होगा और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो लैटेंट हीट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में सिर्फ फेज चेंज होगा, टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट का। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट किस सिस्टम में यूज होता है। इसे हम डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा रेफ्रिजरेंट किस सिस्टम में यूज होता है और इन सारे रेफ्रिजरेंट में जैसे R11 हो गया, R12 हो गया, R22 हो गया, इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट का और इसके साथ साथ हम देखेंगे कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज होता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट का, तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करना हम लोगों ने सन 1830 ईस्वी से ही स्टार्ट कर दिया था और उस दौरान हम लोग नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते थे, जिसके अंतर्गत हमारा अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट यूज होता था। इनका परफॉर्मेंस बहुत कम होता था नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट का, तो हम लोगों ने फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट को यूज करना स्टार्ट कर दिया और इस रेफ्रिजरेंट का यूज सन 1930 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन और लास्ट में जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, यानी ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होता था। अब इसके अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आते हैं वो हमारा हो गया R11 और R12। R11 रेफ्रिजरेंट का यूज जनरली हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं और R12 को हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। और ये R11 और R12 जो रेफ्रिजरेंट होता है ये हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ हमारे इस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन प्रेजेंट है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है और फ्लोरीन प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है, यानी ये जो रेफ्रिजरेंट है ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचाता है और ओजोन लेयर को भी ये नुकसान पहुंचाता है, यानी ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करता है। तो उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट को यूज करना शुरू कर दिया, यानी इस रेफ्रिजरेंट में एक और हाइड्रोजन के मालिक्यूल को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे भी हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो ये भी हमारा
ओजोन लेयर को और एटमॉस्फेयर दोनों को नुकसान पहुंचाएगा, बट इसके कंपेरिजन में कम नुकसान पहुंचाएगा। अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आता है उसे हम R22 रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और इस रेफ्रिजरेंट का यूज विंडो एयर कंडीशनिंग में होता है। अब इसके बाद सन 1987 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोटोकॉल में क्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट को बैन कर दिया गया, यानी कि 1987 के बाद से जो भी रेफ्रिजरेंट R11, R12 और R22 थे ये सब कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं। इन सब का अभी के डेट में कोई भी यूज नहीं होता है। फिर 1987 के बाद जब एक क्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट को बैन कर दिया गया तो दूसरा रेफ्रिजरेंट जो आया वो उसे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। यहाँ इस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन नहीं है, यानी ये रेफ्रिजरेंट क्लोरीन फ्री है, बट यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये रेफ्रिजरेंट ओजोन लेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट हमारे एटमॉस्फेयर को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इस केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आते हैं उसे हम R32 या R134A के नाम से जानते हैं। अब इस रेफ्रिजरेंट का यूज कहाँ पे होता है इसे हम वीडियो के आगे देखेंगे, बट अभी इतना जान लीजिए ये जो रेफ्रिजरेंट है ये हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होता है। अब इसके बाद एक और प्रोटोकॉल को बनाया गया जो कि सन 1987 में बनाया गया। अब ये जो रेफ्रिजरेंट था ये ओजोन लेयर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बट हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा था। तो 1987 में ये प्रोटोकॉल बनाया गया। ये जो रेफ्रिजरेंट है इसके कंजम्पशन को हम डे बाई डे डिक्रीज करेंगे। तो इसके बाद एक और नया रेफ्रिजरेंट आया जो कि हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट है, और इसके अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आता है उसे हम R1234YF के नाम से जानते हैं। और जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट थे वो अभी के डेट में कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं, यानी R11, R12 और R22 का अभी यूज नहीं होता है। अभी के डेट में जो भी रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं वो हमारे R32 हो गए, R134A हो गए, R1234YF हो गया और नेचुरल बेस्ड रेफ्रिजरेंट जो कि अभी के डेट में यूज होते हैं। अब हम चलिए जान लेते हैं कौन सा रेफ्रिजरेंट किस सिस्टम में यूज होता है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग का एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का, तो उसके अंतर्गत जो रेफ्रिजरेंट आता है उसे हम R410A के नाम से जानते हैं एंड R32 के नाम से जानते हैं। ये दो रेफ्रिजरेंट हैं जो अभी के डेट में हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के, तो इसके अंतर्गत जो हमारे रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं वो R600A और R290 रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, और ये दोनों रेफ्रिजरेंट हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होते हैं। अगर हम बात करें कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो उसमें R134A और R1234YF बेस्ड रेफ्रिजरेंट यूज होता है कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। अगर हम बात करें शॉपिंग मॉल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो उसमें हमारा R404A और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है शॉपिंग मॉल में एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। अगर फूड स्टोरेज एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसमें हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। अब हम चलिए जान लेते हैं ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं जैसे R11 हो गया, R12 हो गया, R22 हो गया, इसमें कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज वेल एज ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ पे जो है R11, इस R11 में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। तो इसे हम पढ़ते हैं ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन, और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो 4000 होता है और ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 1 होता है। किसी भी रेफ्रिजरेंट का मैक्सिमम ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, यानी ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। अगर हम बात करें R12 का, तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसे हम बोलते हैं डाइफ्लोरोमेथेन। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट का, तो इसके अंतर्गत हमारे ये रेफ्रिजरेंट आते हैं, और यहाँ पे जो R22 है इसमें हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन और हाइड्रोजन के केमिकल कंपोजिशन होते हैं, और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो 1700 होता है और ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 0.05 होता है, यानी इसका ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू R11, R12 का। लेकिन अभी के डेट में एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट कम्प्लीटली बैन हो चुका है, तो ये सब रेफ्रिजरेंट अभी के डेट में नहीं यूज होते हैं, ये कम्प्लीटली बैन है। अभी के डेट में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट ही यूज होते हैं। अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो उसमें R32 और R134A और R152A यूज होता है। R32 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 580 होता है, जबकि R134A का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1300 होता है, और इनका ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि ये क्लोरीन फ्री है। अगर इसमें क्लोरीन के मालिक्यूल होता तो यहाँ पे ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल का वैल्यू देखने को मिलता है, बट यहाँ पे क्लोरीन नहीं है तो यहाँ पे ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। अभी जो हमारा हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होता है इसमें हमारा एक प्रोपेन हो गया और एक आइसोब्यूटेन बेस्ड रेफ्रिजरेंट यूज होता है, और इसका ग्लोबल पोटेंशियल बहुत कम होता है जो कि 20 हो गया, और ये ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 0 हो गया। इसके बाद हमारा जो ये हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट आता है उसके अंतर्गत हमारा R1234YF हो गया, और इस रेफ्रिजरेंट का जो ग्लोबल पोटेंशियल होता है बहुत कम होता है, 7 होता है, और ओजोन डिफ्लेशन पोटेंशियल 0 होता है। तो अभी के डेट में एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट कम्प्लीटली बैन हो चुका है, और जो यूज होता है वो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन बेस्ड रेफ्रिजरेंट ही यूज होता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रेफ्रिजरेंट कैसे वर्क करता है और किस सिस्टम में हमारा कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट बैन किया गया है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट था, ये क्यों बैन किया गया? क्योंकि इनका ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट होता है वो लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और जीरो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल वाला ही रेफ्रिजरेंट सुटेबल होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।